जय हिंद दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छी तरह से समझा। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके सर्च कर लो, वो तुमको मिल जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर 3 में है, तो वो जाके अच्छी तरह से देख लो। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली होता क्या है और इसको काम कैसे करते हैं, इसको लेके काम कैसे करते हैं। हाँ, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अभी पैरेललोग्राम लोग पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप सब, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का सेकंड लॉ है। जो पहला लॉ गया था वो गया था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, जो दूसरा लॉ आता है, या थोड़ा सा रिवीजन कर ले। अच्छा, एक काम करते हैं, ट्रायंगल लॉ को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ने क्या बोला, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये है P, ये है Q और ये है R। तो एक वेक्टर है A वेक्टर जो कि है PQ वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर जो कि है QR वेक्टर, और तीसरा वेक्टर जाता है PR वेक्टर जो कि एक्चुअली होता है रिजल्टेंट, जो कि होता है क्या चीज, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको हम इमेजिन करते हैं ये A वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यहां से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने M। ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला था, रिजल्टेंट का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है, वो आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का होल रूट ओवर, यही आता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मिल गया रिजल्टेंट। फिर हमने देखा कि जो एंगल होता है वो अल्फा होता है A से, तो जो tan अल्फा निकलता है, जो tan अल्फा निकलता है वो एक्चुअली क्या निकलता है, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, फिर मैंने बताया था अगर मैं ट्रायंगल को फ्लिप कर दूं, यानी इस ये ले लूं B वेक्टर और इसको ले लूं A वेक्टर, इसको ले लूं A वेक्टर, तभी ये बन जाता है रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है B वेक्टर प्लस A वेक्टर। एक्चुअली वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो B वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैंने फिर से बताया कि एंगल जानने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये होगा थीटा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो B से एंगल करेगा गामा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो रिजल्टेंट आता है वो फिर से होता है वही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, एंगल भी वही है B वेक्टर और A वेक्टर के बीच में। फिर आते हैं टान गामा पे, यहाँ पे टान गामा हमने ऐसे निकाला था, A साइन थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A कॉस थीटा, ऐसे करके निकाला था। ठीक है, ऐसे करके निकाला था, और उसी में मैंने बताया था कि भाई इन दोनों के बीच में थोड़ा सा याद रखना, तुम लोग किस मतलब जो रिजल्टेंट का एंगल है वो किस वेक्टर के साथ कैलकुलेट कर रहे हो, ए वेक्टर के साथ कैलकुलेट कर रहे हो या बी वेक्टर के साथ कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, बी केयरफुल। इन दोनों के बीच में, इन दोनों में डिफरेंस कुछ है, और वो है कि टान गामा वाला चीज, यहाँ पे टान गामा है, यहाँ पे टान अल्फा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन में थोड़ा सा क्लियर रहना कि हाँ कहां पे किस वेक्टर के साथ एंगल हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमको इसी को लेके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझना है। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसको निपटा रहा हूं। ये सब चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का वीडियो है वो नहीं देखा तो जाके वो भी देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ, हेडिंग लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ध्यान से सुनो, ये एक्चुअली कहता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक्चुअली वो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली कहता क्या है, ध्यान से सुनना। ये बोलता है सपोज दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो साइड हो, और वो भी एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड नहीं है, ऑपोजिट साइड नहीं है, एडजेसेंट साइड है। और दोनों, ध्यान से देखो, ये दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में है, यानी ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। तो मैंने यहां पे इनको नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया m, इसका नेमिंग कर दिया n, ये बन गया वो, ठीक है। और क्या बताऊं, ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, तो मुझे एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लिया भाई पैरेललोग्राम, इसको नाम दे दिया p, mn वो p एक पैरेललोग्राम है, और mn जो एक वेक्टर है वो बना कौन सा वेक्टर, वो बना a वेक्टर, ठीक है। और m वो जो वेक्टर है वो बना क्या वेक्टर, b वेक्टर। और ध्यान रहे a और b दोनों को इनिशियल वेक्टर है और दोनों ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर है, और इनका जो आपस में एंगल है वो है थीटा। यहां पे मैं एंगल नाप सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेल है। वेक्टर्स के बीच में तुम तभी एंगल नाप सकते हो जब ये दोनों वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो, आइदर टेल के साथ टेल हो या हेड के साथ हेड हो, तभी एंगल नापा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का पैरेललोग्राम को वो डायगोनल होगा जहां से ये दोनों वेक्टर, जहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर स्टार्ट हुआ था, यानी ये वाला डायगोनल बनेगा, और वो भी को इनिशियल रहेगा किसके साथ, ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ। वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ को इनिशियल रहेगा, वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ को इनिशियल रहेगा। यही होता है पैरेललोग्राम लॉ, यही एक्चुअली होता है क्या चीज, पैरेललोग्राम। इसको एक दूसरा डायग्राम में कर देता हूं। तुम बोलोगे सर ऐसा ही होगा, नहीं भाई ऐसा ही नहीं होगा, दूसरे साइड से भी हो सकता है। इसका मतलब मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज ये बना एक वेक्टर इस साइड में और दूसरा वेक्टर इस साइड में है, और ये जो दोनों है ये दोनों एक पैरेललोग्राम बना रहे, ऐसे पैरेललोग्राम बना रहे, कैसे करके, ऐसे करके, रुको बताता हूं कैसे। ऐसे करके एक दूसरा पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम तो नहीं बना, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसीडर कर लो कि हाँ एक पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने मान लिया m, ये हो गया n, ये हो गया o, ये हो गया p, तो ये तो एक पैरेललोग्राम है। और इसको मैंने मान लिया कौन सा वेक्टर, फिर से इसको मान लिया a वेक्टर, इसको मान लिया b वेक्टर। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे लो बोला कि तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होना ही चाहिए, तीनों जो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। और ए और बीच में जो एंगल है वो यहां पे भी थीटा है, और यहां पे ध्यान से रखो ए वेक्टर आर वेक्टर के साथ एंगल कर रहा है अल्फा, और इसके साथ एंगल करेगा क्या चीज, बीटा। सिमिलरली यहां पे ए वेक्टर जो आर वेक्टर बना रहा है उसका एंगल वो बनेगा गामा, और ये बनेगा क्या चीज, डेल्टा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे भी लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ऊपर दिया होता, ऐसे कर दिया होता तब भी लिख सकते भाई, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैंने वो पैरेललोग्राम कंप्लीट बना लिया। सपोज मैं इसको मान लिया ए वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा, पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा, ताकि ये तीनों वेक्टर, ध्यान रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ध्यान रहे ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर होंगे। तीनों वेक्टर क्या वेक्टर होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। और यहां पे ए फिर से एंगल बना रहा है कुछ फाई, ये बना रहा है साई, ठीक है। इसको मैं उस साइड में भी लेके जा सकता हूं, यानी ऐसे भी बना सकता हूं। एक वेक्टर ऐसा है,
दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो मैंने इसको मान लिया कि भाई एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर। ध्यान रहे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों को इनिशियल वेक्टर है, दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में है। ध्यान रखना ये टेल और टेल के बीच में ही एंगल नापते हैं और हेड के बीच में ही एंगल नापते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये होगा रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान रखो यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, यहां पे कुछ दूसरा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यही होता है एक्चुअली क्या चीज, पैरेललोग्राम लॉ। और ये पैरेललोग्राम कभी भी स्क्वायर बन सकता है, कभी भी रेक्टेंगल भी बन सकता है, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखे, डेफिनेशन क्या लिखे, डेफिनेशन कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं भाई, लिखने के लिए तो जगह ही नहीं है। एक काम कर लो, तुम थोड़ा सा लिख लो, पॉज करके लिख लो, मुझे क्लीन करना पड़ेगा डेफिनेशन लिखने के लिए। हो गया काम? वीडियो को पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, हमेशा वीडियो को पॉज करके ही लिखना, हमेशा। हुआ? कुछ तो हुआ होगा यहां पे, या कुछ भी नहीं हुआ? अरे भाई कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। निपटा दूं मैं? मैं तो साइड पे ही खड़ा हूं भाई, दिखाई तो दे रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे से चल रहा है, दिखाई दे रहा है? हो गया? चलो मैं यहां पे ही डेफिनेशन लिखूंगा इसका, नहीं पूरा क्लीन कर लेता हूं क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी पॉज करके लिखा होगा। रे कबीरा मान जा, नहीं गाना नहीं, गाना नहीं, सिर्फ पढ़ाई, गाना नहीं। सर कौए जैसा वॉइस है आपका, और गाना वैसे गा रहे हो कि आप जैसे मतलब लता मंगेशकर। अरे नहीं भाई, चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसका। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, डेफिनेशन लिख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। मैं नोट्स इसीलिए देता हूं क्योंकि कुछ इंटीग्रेटेड बच्चे होते हैं, कुछ बोर्ड्स के लिए पढ़ने आते हैं, तो वो इनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented by the two adjacent sides of a parallelogram, comma parallelogram, comma both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, comma drawn from a common point, then their resultant is completely represented by the diagonal of the parallelogram is completely represented by the diagonal of the parallelogram, both in magnitude and direction, drawn from that point, उसी पॉइंट से ड्रॉ होना चाहिए वो
कहलाएगा। ठीक है, यही है चीज। ठीक है, अच्छा आ जाओ, इसका प्रूफ वगैरह भी देखना है, इसका प्रूफ वगैरह भी देखना है। प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे चलने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले तो भाई पैरेललोग्राम को उठाना पड़ेगा। तो भाई वही मैं कर रहा हूं, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ किया, यहाँ पे दोनों वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों का जो बीच में एंगल था उसको ले लिया थीटा, और ये है मेरा पैरेललोग्राम जो कि है एम एन ओ पी। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो इन दोनों का वेक्टर का जो सम होता है वो एक्चुअली एक रिजल्टेंट वेक्टर, और वो डायगोनली चलता है, और वो डायगोनल कहां से ड्रॉ होना चाहिए, वही से ड्रॉ होना चाहिए जहां पे कि दोनों वेक्टर्स को हमने ड्रॉ किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, प्रूफ वगैरह करके निकालना भी है, बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ चीजें यहां पे निकालना है। पहले तो भाई इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले हमको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसको करने के लिए मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को इस साइड से यहां तक शिफ्ट कर दूंगा। सर ऐसे कैसे शिफ्ट कर दिया आपने, क्योंकि मैंने बताया था वेक्टर्स डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टी व्हेन शिफ्टेड पैरेलली। जब हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो हम वेक्टर का प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज नहीं करते। मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा रखा, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहां पे था, यहां पे था, यहां पे ले आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन अभी भी इस तरफ है, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है, अभी भी लेंथ जितना था उतना ही लेंथ है। ठीक है, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वेक्टर को चेंज होने के लिए दो चीज चेंज होना जरूरी है, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज करो और डायरेक्शन चेंज करो, या फिर दोनों को ही चेंज करो। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं चेंज किया, हमने तो सिर्फ पोजीशन ही चेंज किया यहां से यहां तक, तो वेक्टर का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो आ जाओ, यहां पे मैं ले आया ए वेक्टर को, और मुझे पता है जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, और मैंने इसको यहां पे ऐसे करके एक्सटेंड किया, और माना कि सपोज ये है बी वेक्टर, इमेजिन किया सिर्फ ये है क्या वेक्टर, बी वेक्टर। तो मुझे ये भी बताया गया है कि जो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों भाई, पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट किया, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, और इसका नाम दे दिया मैंने क्या दूं, एक्स दे दिया, एक परपेंडिकुलर बना। अभी ये देखो पूरा ट्रायंगल लॉ पे शिफ्ट हो गया, पूरे ट्रायंगल लॉ पर, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे शिफ्ट हो गया पूरा। कैसे शिफ्ट हुआ देखो, करते हैं भाई, ट्रायंगल लॉ ही करेंगे। देखो इन ट्रायंगल NXO, इन ट्रायंगल NXO, इस ट्रायंगल पे अगर मैं ऐसा लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। थीटा के सामने जो साइड है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर यहां पे कितना है वो x। h क्या होता है, थीटा इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसी को बोलते हैं h। तो h कितना है, NO, नो, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वो x डिवाइडेड बाय NO का जो लेंथ होता है वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये बन गया, ये बन जाएगा वो x डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा था a सिर्फ। तो यहां पे बना क्या, वो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा a साइन थीटा, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो बन गया ये वो x इज इक्वल टू a साइन थीटा बना। यहां पे समझा, चमका कि नहीं चमका बताओ, चमका। अभी आ जाओ फिर से cos थीटा पे। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सर, b/h होता है। ठीक है, b/h में लिखूंगा, b कितना होता है nx, h कितना होता है no। सर ये कैसे b बना, भाई थीटा है, थीटा के सामने ये p है, ये h है, तो ये b बनेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बना nx डिवाइडेड बाय no। मैं फिर से लिख सकता हूं nx, no को लिख सकता हूं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि एक्चुअली होता है nx डिवाइडेड बाय a, बन गया यहां पे। ठीक है, अभी मुझे क्या पता चला कि cos थीटा इज इक्वल टू nx बाय a है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू nx अपॉन a। तो nx मुझे कितना मिलेगा, nx मिलेगा a
कॉस थीटा। मिला यहां पे, ठीक है। अभी आ जाओ किस पे, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एम वो एक्स पे, इन ट्रायंगल एम एक्स वो, इन ट्रायंगल एम एक्स वो, इसमें ध्यान से देखो ये है 90 डिग्री, हाँ ये होगा इसका हाइपोटेनियस, हाँ आइदर ये बेस बन सकता है, ये परपेंडिकुलर बन सकता है, नहीं तो ये बेस बन सकता है, ये परपेंडिकुलर बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स का स्क्वायर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये मैंने कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस चच्चा, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस चच्चा, पाइथागोरस चच्चा ने हमको ये बोला था कि, अभी पाइथागोरस चाचा ने ये बोला अगर ऐसा हो सकता है तब तो चाहिए, हमारा काम तो अभी बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा, हमने पिछले क्लास में ये डिस्कशन किया था कि ऐसा ही चीजें ट्रायंगल लॉ में भी होता है। वहां पे पाइथागोरस, यहां पे पाइथागोरस चच्चा आए थे, वहां पे पाइथागोरस दादाजी आए थे, ठीक है। आ जाओ, क्या बना यहां पे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो वो m का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स को मैं तोड़ देता हूं, एम एन प्लस एन एक्स, इसको कर लिया मैंने एम एन प्लस एन एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस वो एक्स का स्क्वायर, लिख लिया यहां पे। वो m होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वो m का जो लेंथ होता है वो इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो उस वेक्टर का लेंथ नाप लो, वही होता है उसका मैग्नीट्यूड, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो यहां पे होगा वो m मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू mn का वैल्यू कितना है, mn है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैंने इसको लिखा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस nx वैल्यू कितना निकला है a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस वो x का वैल्यू कितना आया है, वो x का वैल्यू आया है a sin थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा a sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। लिखा यहां पे, हाँ लिखा सर। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको सिंपली लिखूंगा आर स्क्वायर, इसको अपन लिखेगा क्या, इसको अपन लिखेगा b प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है मैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसा लिखता हूं थोड़ा सा इशू को कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाते हैं a sin थीटा का होल स्क्वायर बना यहां पे। फिर क्या पे बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये बनेगा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर sin थीटा, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने बताया था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वही होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर तो ये अलग होते हैं, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर अलग होता है, साइन स्क्वायर थीटा अलग होता है, ठीक है। चलो आ जाओ टॉपिक पे आओ। तो ये क्या बनेगा, इसको मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले आया तो ये बना cos स्क्वायर थीटा, फिर से यहां पे बनेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर बना यहां पे, हाँ सर बना। ये चीज शायद 1 बनेगा, जितना मुझे मालूम है ये चीज 1 बनेगा। तो ये चीज अगर 1 बन गया तो मुझे क्या मिला, मुझे फिर से वही मिला आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे भाई ये तो ट्रायंगल लॉ में भी आया था, ये तो ट्रायंगल लॉ में भी आया था भाई। यानी मैं यहां पे फिर से लिख सकता हूं r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, कहां लिखूं, यहीं पे लिख लेता हूं, r इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे भाई ये तो ट्रायंगल लॉ में भी आया था, तो भाई हमने यहीं पे तो वही भी किया, हमने तो वही इसमें भी ट्रायंगल लॉ का हेल्प ही नहीं लिया, हमने इसमें भी ट्रायंगल लॉ का हेल्प ही नहीं लिया भाई। Without the help of triangle law, we cannot prove the parallelogram law of vector addition. It is almost impossible. भाई मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दिया, किस लॉजिक पे,
लॉजिक क्या था, वेक्टर्स डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टी व्हेन शिफ्टेड पैरेलली, ये मैंने बता रखा है वीडियो में। तो उसी लॉजिक को यूज करते हुए मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लिख लो इतना, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत नहीं है। हो गया? वीडियो को पॉज करके लिखा करो, वीडियो को पॉज करके लिखा करो, हमेशा हमेशा मैं बोलता हूं वीडियो को पॉज करके लिखा करो। हो गया? पॉज करके लिख लिया वीडियो को, मैं निपटाऊं अभी। अभी डायरेक्शन चाहिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन कैसे मिलता है भाई? एंगल नापने से। डायरेक्शन कैसे मिलता है? एंगल नापने से। क्लीन कर लूं मैं इसको, इसको पोंछ लूं, लिख लो भाई, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लिया? चलो, चलो आ जाओ। फिर मुझे ये रिजल्टेंट का मतलब डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए मैंने ये इसको मान लिया अल्फा। ध्यान रहे, रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ए के साथ नहीं। ए के साथ बनाने का तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा सर, मैं यहां पे क्या करूंगा, क्या। ठीक है, आओ टॉपिक पे आते हैं। डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर साथ तो बना ही रहा है, तो मुझे अभी निकालना पड़ेगा tan अल्फा क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एम ओ एक्स के साथ जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे मैं निकाल लूंगा tan अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी होता है। p क्या होगा? यही होगा, वो x डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा? mx। अच्छा, ये तो बना OX। mx के लिए मैं फिर से इसको तोड़ सकता हूं, mn प्लस nx, सॉरी, mn प्लस nx, ऐसा तो कर सकता हूं? बता दे भाई, कर सकता हूं क्या नहीं? हाँ ठीक है सर, बना सकते हैं। तो ये बनेगा OX, सॉरी अभी तो हम लोग इसका वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, पूरा जो वैल्यू आया था उसको लिख देंगे। OX का वैल्यू कितना आया होगा? OX का वैल्यू आएगा a sin थीटा, और nx का वैल्यू आया होगा a cos थीटा। तो मैं इसको यहां पे लिख लूं, OX बन जाएगा क्या? a sin थीटा डिवाइडेड बाय ये बनेगा b प्लस a cos थीटा। ध्यान रखना, ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बीटा वेक्टर, ए वेक्टर के साथ नहीं। बच्चे अक्सर यहां पे गलती कर देते हैं, वो सोच लेते हैं कि हाँ ये ए वेक्टर के साथ बन रहा है। ठीक है, अच्छा चले आगे चले। देखो, अगर बी वेक्टर के साथ एंगल बनाया, तुम बोलोगे कि सर ये ए वेक्टर के साथ अगर एंगल बनाता तो हम लोग उसको कैसे निकालते? देखो, ए वेक्टर के साथ अगर एंगल बनाता तो डायग्राम थोड़ा सा अलग होता, डायग्राम अलग होता। ए वेक्टर और बी वेक्टर को बहुत केयरफुली चूज करना। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन में सब फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो अगर ये ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता, तो कैसे बनाता? देखो यहां पे मिसकंसेप्शन आता है, तो उसी को मैं क्लियर कर रहा हूं। मिसकंसेप्शन, यहां पे मिसकंसेप्शन क्या आता है, ध्यान से देखो। सपोज इन्होंने बताया ये है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है ये है बी वेक्टर, और ये दोनों एक पैरेललोग्राम के दो साइड से, ठीक है। और इन्होंने ऐसा भी बता दिया कि इन दोनों का जो एंगल है वो सपोज बना है फाइ, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर रिजल्टेंट क्या आएगा? भाई रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम लॉ हिसाब के जो आता है वही आएगा, ये बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे ही बनेगा।
लेकिन अभी ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा। बी वेक्टर के साथ तुमको नापना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बी वेक्टर के साथ एंगल नापना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ए वेक्टर के साथ नापोगे तब थोड़ा सा सही है, मतलब आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ। तो अगर ये ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, मैंने इसको मान लिया बीटा, ठीक है। फिर मैं बी को यहां पे शिफ्ट करूंगा, जैसे करते आए हैं। बी को यहां पे शिफ्ट किया, बी वेक्टर, इसको आगे एक्सटेंड किया, ये बना ए वेक्टर। फिर यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल बनाया फाई, ये बनेगा बी साइन फाई, ये बनेगा बी कॉस फाई। तो रिजल्टेंट में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, नहीं यहां पे फाई होगा क्योंकि एंगल कितना है, फाई है, तो ये बनेगा ए बी कॉस फाई। ये बन गया ऐसा, रूट ओवर बन गया। ठीक है, दिक्कत कहां पे आएगा, दिक्कत आएगा डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अभी हम लोग नाप रहे हैं आर ए के साथ। तो यहां पे मैं अगर लिखूंगा द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज बीटा, सो tan बीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो, tan बीटा इक्वल टू ये क्या होगा, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। ये ऊपर में इस साइड में क्या है भाई, ये तो परपेंडिकुलर है, और ये जो पूरा है इस यहां से यहां तक ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना है b sin फाई, और यहां से इतना तक क्या होगा a प्लस b cos फाई। तो यहां पे वो ऐसे बन गया b sin फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाई। तो इसको ध्यान में रखना, ये चीज गलती होता है बच्चों से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, बी केयरफुल। यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, ठीक है, ये चीज मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। कुछ इधर उधर नहीं हुआ है भाई, बस ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर इंटरचेंज हो गया है, बाकी सबका सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हाँ, एंगल अगर तुम सेम ना ले लो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, फाई है थीटा बन जाएगा। ठीक है, कर लो, लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया? तो ये रहा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहां पे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें हैं, क्या है देखना पड़ेगा, एक एक करके देखेंगे। पहले इतना लिख लो, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे। हो गया? चले आगे, आगे चले भाई। सर चलिए ना, सर चलिए ना, इतना क्यों बोल रहे, चलिए आगे, चलो आगे चलते। अभी कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो वो सब देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कुछ स्पेशल केसेस आज देखते हैं। चलो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। केस वन क्या है, जब ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ये साइन याद है ना, मैंने बताया था जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो अभी मैं ये साइन दूंगा, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यानी अगर ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर इतना तक भी आ सकता है, और अगर ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा भी हो सकता है। ए वेक्टर बी वेक्टर, छोटा वाला है ए वेक्टर, बड़ा वाला है क्या? बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, रिजल्टेंट क्या आएगा? ध्यान से देखो, रिजल्टेंट के लिए मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का थीटा का रूट ओवर बना। यहां पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0 है। पुट करो लाके, कितना बनता है देखो, आर इक्वल टू ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू क्या 0 होता है? पढ़ेगा घंटा आप, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आर इक्वल टू कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका रूट ओवर बन गया यहां पे। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो यानी आर ऐसे बनेगा प्लस और माइनस ए प्लस बी। प्लस और माइनस में मैंने क्यों लिखा? प्लस और माइनस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का दोनों ऐसा है, एक है ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, तब हम जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर। तो ये दोनों अगर इस साइड है तो रिजल्टेंट इस साइड पे माइनस होके आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ना लिखे तब भी सही है, लिखे तब भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट जो एंगल करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था जो tan अल्फा होता है, ध्यान से देखो फॉर्मूला में बता रहा हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है, बी के साथ एंगल नहीं बना रहा, तभी ये चीज बनेगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है, बी के साथ एंगल नहीं बना रहा, तब ये चीज बनता है। अगर बी के साथ बनाता तो यहां पे बन जाता ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तभी देखते हैं ये क्या चीज आएगा, tan थीटा इक्वल टू, मैंने तो ऐसे ड्रॉ किया, यानी ये लाइन ए वेक्टर से फिर से 0 एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर भी पैरेलल है और आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर को पैरेलल है, सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है में मतलब पैरेलल बनता है, ठीक है। तो यहां पे tan अल्फा क्या बनेगा, बी साइन 0 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 0, यानी बी साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। ये बन गया ए प्लस बी कॉस 0 होता है 1, ए प्लस बी, यानी tan अल्फा क्या बन गया 0, यानी अल्फा वैल्यू क्या आएगा, यानी आर वेक्टर मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ ए वेक्टर। बी वेक्टर के साथ बिल्कुल वैसा देखोगे फिर से 0 आएगा, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर वेक्टर इज अगेन पैरेलल टू ए वेक्टर, और मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू बी वेक्टर। इसको ध्यान में रखना, सेम ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया केस 1, ठीक है। केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या लिखूंगा भाई, जहां पे एंटी पैरेलल हो, केस 2 में ये लिखूंगा मैं केस 2, और केस 2 में मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। यहां पे होते हैं क्या चीज, पैरेलल, यहां पे होता है एंटी पैरेलल। इसका मतलब है ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितना होगा एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आओ रिजल्टेंट निकालते हैं। हाँ, यहां पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, मैंने ए वेक्टर को बढ़ा लिया,
ए वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है और बी वेक्टर थोड़ा सा छोटा है, ये है इनका कॉमन पॉइंट है, ऐसे मान सकते हो। या फिर ये हो गया ए वेक्टर और ये मैंने मान लिया बी वेक्टर। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूं ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था इट इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट ए वेक्टर के तरफ ही आएगा। भाई ऐसा मान लो कि एक रस्सी है, यहां से कोई ए वेक्टर है और वहां से कोई बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, यानी ए वेक्टर जोर से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट तो इस तरफ आएगा ना। तो वो जो बंदा खींच रहा है उस तरफ, वो भी इधर खिसक आएगा, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। चलो करते हैं इसको। रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से मुझे वही वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। अच्छा ये क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। अगर ये -1 बन गया तो ये क्या बनेगा? आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा बनेगा का रूट ओवर। बना यहां पे? अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से देखूं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा r इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। बना यहां पे? अगर ये फिर ऐसा बन गया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a माइनस बी। लिखा यहां पे मैंने, लिखा। अच्छा तो ध्यान में रहो, मैंने यहां पे ऑलरेडी माना है कि a वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट a वेक्टर को पैरेलल होगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर को पैरेलल होगा, बी वेक्टर को एंटी पैरेलल होगा। बी वेक्टर को क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा, निकालना पड़ेगा। देखो फिर से मैंने माना tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर से वही जीरो आएगा, बी साइन 0 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ये बनेगा 0 बाय ए प्लस बी। यहां पे बी क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे cos 0 पुट करूंगा तो 1 बन जाएगा, तो फिर से आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0, जो कि अल्फा वैल्यू मुझे क्या देगा? 0। और ध्यान रखो यहां पे जो अल्फा होता है वो होता है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर को पैरेलल होगा, और मैंने ये बताया भी रिजल्टेंट इस तरफ रहेगा और रिजल्टेंट थोड़ा सा छोटा होगा ए वेक्टर से, क्योंकि दोनों वेक्टर को मैंने माइनस किया है। ठीक है, इतना तक बात समझ में आया? मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग लिख लो। तुम बोलोगे सर अगर बी वेक्टर बड़ा होता तो बी वेक्टर बड़ा होने से रिजल्टेंट उस तरफ चला जाता। अरे भाई यहां पे एक खंबा है, दोनों खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो उसी तरफ जाएगा। मान लो वहां पे दरवाजा है, मैं खींच रहा हूं और मेरे पीछे आप है जो खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो रिजल्टेंट भाई इस तरफ आएगा ना, दरवाजा ऐसे हमारी तरफ उखड़ के चला आएगा। लेकिन ऐसा मान लो मैं दरवाजे को इस तरफ से खींच रहा हूं, आप दरवाजे के उस तरफ है, आप उस तरफ खींच रहे हो, तो दरवाजा किस तरफ खुलेगा? जिस तरफ आप लोग ज्यादा फोर्स लगाओगे। यानी अगर मैं ज्यादा फोर्स से खींचूंगा तो दरवाजा मेरे तरफ खुलेगा, अगर आप उस तरफ हो, दरवाजे को आप उस तरफ से ज्यादा फोर्स से खींच रहे हो तो दरवाजा उस तरफ खुलेगा, है कि नहीं? यानी जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उसी साइड में रिजल्टेंट जाएगा। तो भाई ये तो वैसा ही है, अगर बी ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट बी के तरफ आएगा, उस तरफ जाएगा। सिंपल सी बात। लिख लो इतना, पॉज करके लिखो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखो। हो गया यहां पे? चले आगे, ये बन गया केस 2। केस 3 पे चलते हैं, देखते हैं केस 3 क्या बोलता है। चलो निपटा दो, बोल दो भाई पॉज करके लिखना था। चलो निपटा दो। चलो ये चीज केस 2 यहां पे खत्म हुआ, लेकिन यहां पे चीजें खत्म नहीं होता है, यहां पे चीजें खत्म नहीं होता है। केस 3 है, केस और एक केस 3 भी है, उसको देखते हैं।
चलो देखते हुए आगे चलते हैं, जो कि है हमारा केस नंबर 3। इसमें क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। सिचुएशन कैसे बनेगा, सिचुएशन ऐसे भी बन सकता है, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है, और ये एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी चीज बन सकता है भाई, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, फिर से 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट अगर मैं देखूं, अगर मैं रिजल्टेंट को देखूं तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट यही आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये आएगा रिजल्टेंट जो कि होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखूं तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐसे आता है रिजल्टेंट, जो कि आता है ए वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा आता है। लेकिन यहां पे कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ कुछ ट्रिक है जो हम लोग देखेंगे। पहले देखें रिजल्टेंट का एक्चुअली आता क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर बनता है। अगर ये रूट ओवर बना तो आर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा कितना है 90 है, तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया cos 90। तो ये क्या बना, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये बना 0, इसका रूट ओवर, तो r इज इक्वल टू कितना बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं भाई ये इससे कितना एंगल बनाता है, यहां पे एंगल बनाता है थीटा, और मैं क्या करता हूं दोनों के दोनों को बी वेक्टर से एंगल ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और इसको मैंने ले लिया फिर से बी वेक्टर, इसको ले लिया ए वेक्टर, ये भी थीटा है, फिर से ये भी थीटा है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं पुट करूंगा tan थीटा। तो हमने क्या पढ़ा था क्या, बी वेक्टर से एंगल बना रहा है, बी वेक्टर से एंगल बना रहा है, थीटा नहीं अल्फा ले लेते, सॉरी थीटा नहीं अल्फा ले लेते, सॉरी अल्फा ले लिया, तो यहां पे भी tan थीटा नहीं tan अल्फा ले लिया। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर बी वेक्टर से एंगल बना रहा है तो फॉर्मूला मैंने ये पढ़ा था, अगर बी वेक्टर से एंगल बना रहा है तो ये बनेगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, बनाया था यहां पे। अच्छा इसका कुछ जरूरत है क्या यहां पे, देखो पहले डाल के देख लेते हैं क्या क्या होता है। tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा कितना था 90 डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये क्या बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये बनेगा a डिवाइडेड बाय b, बना यहां पे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो tan अल्फा बनेगा a डिवाइडेड बाय b, अगर इसको नापू तो यही बनेगा b बाय a। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम में अगर मैं आ जाऊं तो a को तो मैं इस साइड में शिफ्ट कर सकता हूं, a को तो मैं इस साइड में शिफ्ट कर सकता हूं, तो अगर ये है तो ये भी तो a है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू a बाई b, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा tan इनवर्स a अपॉन b। मॉड्यूलस ले लेते हैं, कभी कभी मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो इसका कुछ मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा केस नंबर 3। ठीक है, अच्छा अभी लास्ट एडिशन लॉ है जो कि है पॉलीगॉन्स लॉ, लिख लो इतना पोज करके, पॉलीगॉन्स लॉ आज खत्म कर देंगे वेक्टर एडिशन का लॉस, कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं कितना तक जा पाते हैं। जेई लेवल का भी सवाल लाऊंगा, नीट लेवल का भी लाऊंगा, एडवांस लेवल का भी सवाल लाऊंगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, चले आगे, निपटा दूं, अरे भाई निपटा देता हूं यार, चलो निपटा रहा हूं मैं, क्लीन कर रहा हूं मैं, लिख लिया, पॉज करके लिखो, हमेशा पॉज करके लिखना, हमेशा वीडियो को पॉज करो और लिखा करो। ठीक है, चलो
चलो अभी पॉलीगॉन्स लॉ देखते हैं, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिकॉर्डिंग हाँ चल रहा है, चलो पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में हमने 2 वेक्टर लिया था, पैरेललोग्राम लॉ में भी हमने 2 वेक्टर लिया था। डिफरेंस बस इतना था, ट्रायंगल लॉ में दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अच्छा पॉलीगॉन्स लॉ में पॉलीगॉन्स लॉ ने हम लोगों को क्या बताया कि आप मल्टीपल वेक्टर ले सकते हो, लेकिन हाँ वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वेक्टर्स आपको सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा। यानी ये बताया कि सपोज मेरे पास कुछ सेवरल वेक्टर्स है, ये हो गया एक ए वेक्टर, दूसरा हो गया ये वाला एक वेक्टर जो कि है बी वेक्टर, फिर इसने बताया तीसरा वेक्टर ले लो सी वेक्टर, और चौथा वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया ये हो गया डी वेक्टर। तो इन्होंने ऐसा बताया कि अगर मैं इन चारों वेक्टर्स को वेक्टर सम कर लूं, अगर मैं इन चारों वेक्टर को वेक्टर सम करूं, वेक्टर सम मतलब जो रिजल्टेंट निकलता है वो भी निकालूं, और जो रिजल्टेंट का एंगल भी बनता है, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना पड़ता है उसको भी मापूं। अगर वेक्टर सम कर लूं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो ऑपोजिट ऑर्डर में रहता है, और वो रहता कहां है, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन में। ये होता है इनका रिजल्टेंट, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसा रहता है। और हाँ ये एक पॉलीगॉन बनाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई मैं सेवरल वेक्टर्स भी ले सकता हूं ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना ये जो वेक्टर बना है ये डी से ए तक नहीं आएगा, ए से डी तक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। लेकिन हाँ ये चारों वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ये चारों के चारों अच्छे से देख लो, ये चारों के चारों सेम ऑर्डर में है। तो यहां पे डेफिनेशन इसने क्या बताया, डेफिनेशन इसने बताया, रुको मैं लिख लेता हूं यहां पे, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूं, डेफिनेशन if a number of vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने बताया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, चारों मैंने वेक्टर ले लिया, वो एक पॉलीगन का कुछ साइड है, चारों साइड दिया है इन्होंने, और ये चारों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉलीगन को क्लोज बनाएगा,
वो पॉलीगॉन को क्या बनाएगा, क्लोज बनाएगा। लेकिन हाँ, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। लेकिन हाँ, जो ये हम लोग ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये इनके ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। यानी यहां से यहां तक नहीं आएगा, यहां से यहां तक जाएगा, तभी ऑपोजिट ऑर्डर बनेगा। मैंने ये समझाया था सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ भी इसका, देखते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है, प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, सिर्फ ट्रायंगल लॉ को हेल्प लेकर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं यहां पे कर रहा हूं, एकदम एक लाइन में हो जाएगा प्रूफ। ये ले लिया मैंने ए वेक्टर, ये ले लिया मैंने बी वेक्टर, इसको मैंने ले लिया सी वेक्टर, फिर इसको मैंने ले लिया डी वेक्टर, और ये होता है आर वेक्टर, यहीं से होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट लूं, याद करो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा। रुक जा ओ लाइन, स्ट्रेट दो चलने तो जरा। चलो, ये बन गया इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि आता है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आएगा कि नहीं भाई? इसको ट्रायंगल मान लिया मैंने, एम एन वो ले लिया भाई ट्रायंगल, एम एन वो पे ट्रायंगल लॉ ओबे हो रहा है। ये दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में, सॉरी ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये इनका ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, अच्छा फिर से देखा, एम एन, इसको नाम दे दिया पी। ये जो पॉइंट था इसको नेमिंग कर दिया मैंने पी, और फिर से इस ट्रायंगल को देखा, एम ओ पी। यहां पे ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे ये लाइन खींचना पड़ेगा, तो मैंने इसको खींच लिया ऐसे करके, खींच लिया करके। अच्छा, फिर यहां पे देखा ये वेक्टर और इन दोनों वेक्टर का मैं ऐड करूं तो ये वेक्टर आएगा, और ये भी इसका ऑपोजिट ऑर्डर में ही होगा, ऐसे बनेगा। यानी ये वेक्टर एक्चुअली बनेगा आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यानी आर वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको मैंने ऐड कर दिया किससे, सी वेक्टर से। ठीक है, अच्छा फिर से इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम मैंने दे दिया क्यू, क्यों दे दिया। फिर इसको अभी क्लोज बना दिया, और इसको मैं अगर क्लोज बनाऊं तो वो ये ऐसे बनता है, तो इसको मैंने क्लोज बना दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये था आर, अगर इसको मैं मान लूं आर डेस, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा आर डेस प्लस डी वेक्टर, ये है डी। यानी आर डेस का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे हमने किसको यूज किया, ट्रायंगल लॉ को बार बार यूज किया। ट्रायंगल लॉ को अगर बार बार यूज करेंगे तब ये बन जाएगा, कैसे कैसे बनेगा, पॉलीगॉन्स लॉ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉलीगॉन्स लॉ में ध्यान रखना चाहिए, मैग्नीट्यूड ओपन पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ऑपोजिट ऑर्डर में चले गए तो दिक्कत आ जाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ हाँ, ऑपोजिट ऑर्डर में हो सकता है, मान लो मैंने बी को ऐसा लिखा, तो बी को ऐसा उल्टा करके ऐसे दिया है, तो भाई इसको मैं माइनस बी लिख लूंगा, क्या दिक्कत है? दिक्कत इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिक्कत तो है इसमें, कुछ दिक्कत तो है, जहां पे कुछ ट्रायंगल लॉ भी वैलिड नहीं है, पॉलीगॉन्स लॉ भी वैलिड नहीं है, और पैरेललोग्राम लॉ वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब वैलिड है, लेकिन यूज करना बेवकूफी होगी, बेवकूफता होगा अगर यूज करेंगे तो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं, रुको थोड़ा सा मुझे देखने दो। हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलो तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग वेक्टर एडिशन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे यानी बहुत अच्छे अच्छे सवाल। जेईई नीट का न्यूमेरिकल भी एक साथ में लेके आऊंगा, तो उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होगा एडिशन का। ठीक है, एडिशन यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा। एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का न्यूमेरिकल मैं आज इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। अगर मैं नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल लेके आया तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन पे भी न्यूमेरिकल आएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वो दो टाइप का होता है, डॉट और क्रॉस, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है,
अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे पता है। अगर हो गया तो एडवांस लेवल के सवाल सॉल्व करो, बुक उठाओ, एस.सी. वर्मा सर का किताब उठाओ, सॉल्व करो। अगर एस.सी. वर्मा सॉल्व हो रहा है तो फिर डी.सी. पांडे सर का किताब उठाओ, उसको भी सॉल्व करो। अगर ये दोनों सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो भाई तुम तो लेजेंड हो, तुम आई रोड पे आ जाओ, ठीक है। अगर वो भी सॉल्व हो गया तब तो भाई पाथ फाइंडर है, न्यूमेरिकल ओडिसी है, एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिक्स है एसबीटी सर, ठीक है। हाँ, फिजिक्स गैलेक्सी का जो बुक है आशीष अरोड़ा सर का, वो भी बहुत अच्छा किताब है, उसको भी ले सकते हो। सेनगेज का किताब भी ले सकते हो, किताब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।